हम लोग रिस्पिरेशन इन प्लांट्स देखेंगे। हाँ, चैप्टर का हेडिंग है रिस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स, राइट। रिस्पिरेशन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है किसी भी लिविंग बींग्स के, किसी भी लिविंग बींग्स के लिए रिस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट। अब किसी भी लिविंग की बात कर रहे हैं, मतलब ये जो रिस्पिरेशन पढ़ने जा रहे हैं ये सारे लिविंग वर्ल्ड की बात है, समझा, सारे लिविंग वर्ल्ड की बात है, इसीलिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उसकी सारी बॉडीज की एक्टिविटीज या लाइफ प्रोसेसेस कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, तो कहता है कि दे रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, दे रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रन देयर लाइफ प्रोसेसेस। देखो हम हाथ हिला रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हाँ, हम मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑल दीज एक्टिविटीज और एनी लाइफ प्रोसेसेस दे रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, समझा। उनको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी आती कहाँ से भाई, तो एनर्जी आती कहाँ से, तो देखो ये है, सपोज करो फूड है, मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स ये फूड है, ये क्या भाई, फूड, फूड है ये, फूड। मैक्रोमोलिक्यूल्स में आपको मेनली क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मेनली यही जलता है, मेनली ये जलता है, ठीक है। अदरवाइज प्रोटीन, हाँ प्रोटीन बाद में, बल्कि फैट पहले, प्रोटीन, फैट, प्रोटीन और ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स भी जो है ना, इनका भी ऑक्सीडेशन हो सकता है और इनसे भी एनर्जी निकलेगी, समझा। तो ये सपोज करो फूड है जिसको मैक्रोमोलिक्यूल कह रहे हैं, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स आते हैं, मालूम, ठीक है। तो ये टूट जाता है छोटे छोटे टुकड़े के अंदर, छोटे छोटे टुकड़े के अंदर, राइट। अब ये फूड में जो है ना, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, वहां पे क्या हो रहा है कि कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स जो है वो छोटे छोटे टुकड़े में टूटे। जैसे सपोज करो कि ये बड़ा सा कार्बोहाइड्रेट फूड लिया आपने, बड़ा मॉलिक्यूल है ये एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट, समझा, एक्चुअल में ये कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है ये। अब ये जो है टूटा, टूटा तो ये बना दिया छोटा मॉलिक्यूल, छोटा मॉलिक्यूल, समझा, ये ग्लूकोज बना दिया, ग्लूकोज बना दिया, अमाइनो एसिड बना दिया, अमाइनो एसिड। तो ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट हम लोग समझेंगे, ये है डाइजेशन, ये है क्या, डाइजेशन, डाइजेशन, समझा। डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। हाँ, तो मैक्रोमोलिक्यूल जो है ना, ये छोटे मॉलिक्यूल में टूटा। अब ये ये इसमें हम कार्बोहाइड्रेट तो लिख दिया, लेकिन मेनली एनसीईआरटी ये लिखता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन वगैरह का टूटना, वो एक्चुअली में क्या हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आ जा रहा है, डाइजेशन हो रहा है, राइट। अब ये क्या है भाई, तो इसके अंदर मेनली ग्लूकोज की बात करेंगे, मेनली किसकी बात करेंगे, ग्लूकोज की, हाँ ग्लूकोज की, सुक्रोज की। ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो CO2 गैसेस निकल जाएगी, ये क्या हो जाएगी, CO2 गैसेस निकल जाएगी। अब ये जो कार्बन निकल रहा है जैसे ग्लूकोज से, अमाइनो एसिड से, ठीक है, और फैटी एसिड से, ये जो फर्दर टूटेगा यही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये जो कार्बन लॉक है ग्लूकोज के अंदर, हाँ बॉन्ड के जरिया कार्बन लॉक है, वो कार्बन रिलीज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ CO2 as well as some amount of CO2 will be utilized in biosynthesis of other molecules, बॉडी बनाने में दूसरे मॉलिक्यूल्स के लिए यूज होंगे, समझा। या तो गैस की शक्ल में निकल जाएंगे या फिर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो है ना, प्लांट हो चाहे एनिमल में, बनते चले जाएंगे, समझा। प्लांट में जैसे सपोज करो हत्ता कि अमाइनो एसिड आप देखोगे क्रेब साइकिल में बनेगा, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट बनेगा, समझा। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनाता, प्लांट हो एनिमल यूज करता। तो हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं रिस्पिरेशन, ये एक्चुअल में क्या भाई, यहाँ से यहाँ वाला ये प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस, समझा, ये रिस्पिरेशन, ये रिस्पिरेशन। हाँ, ये मैक्रो मॉलिक्यूल से ये थोड़ा माइक्रो, ये छोटे लेवल पर बना माइक्रो कह सकते हैं, यानी ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड है, और फिर इससे जो टूटा तो एकदम लास्ट लेवल है, CO2 गैसेस निकल जाएंगी और दूसरे कार्बन हो सकता है कि दूसरे बॉडी के मॉलिक्यूल्स बनाने में काम आ जाए, ओके। अब तो ये जो रिस्पिरेशन जो है हम पढ़ने जो जा रहे हैं, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज सेल्यूलर रिस्पिरेशन, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज सेल्यूलर रिस्पिरेशन, सेल्यूलर रिस्पिरेशन है ये, क्या है, सेल्यूलर रिस्पिरेशन है, सेल्यूलर रिस्पिरेशन, सेल्यूलर रिस्पिरेशन। हाँ, हर सेल के अंदर हो रही है, हर सेल के अंदर हो रही है, समझा, हर सेल के अंदर हो रही है, ठीक है, हर सेल के अंदर हो रही है सेल्यूलर रिस्पिरेशन। यानी देखो यहाँ मोनरा में यस, प्रोटिस्टा में यस, ठीक है, हाँ प्लांट में, फंजाई में, हाँ प्लांट ले लो, प्लांट हो, फंजाई हो, और एनिमल वर्ल्ड, सभी के अंदर जो है ना ये हो रहा है, और एनिमल वर्ल्ड है ना, एनिमल वर्ल्ड, एनिमल वर्ल्ड। तो हम लोग इसको रिस्पिरेशन इन प्लांट क्यों पढ़ रहे हैं, तो कह रहा है कि वो चैप्टर में पुट कर दिया गया, लेकिन है ये रिस्पिरेशन किसका, सारे लिविंग,
सारे लिविंग का। क्लियर है ना? हाँ, इसीलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कह रहा है। ठीक है, अच्छा, अब कल जो है हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि भाई यस, CO2 के साथ साथ क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी कह रहा है किसी कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है, ये देखो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है CHO, है ना, यहाँ पे क्या लिखा हमने OH, यहाँ पे लिखा H, फिर लिखा OH, COH, CH2OH, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, सपोज करो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। अब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ना, ये कहता है कि बॉन्ड में एनर्जी है, ये बॉन्ड में एनर्जी है, ये क्या है भाई, बॉन्ड में एनर्जी है, और यही एनर्जी जो है ना लिबरेट हो रही, रिलीज हो रही, समझा? ये एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही, और रिलीज हो रही है तो उसको जो है पैक किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ ATP। हाँ, ये डायरेक्ट यूज नहीं होगा, फूड जो हम लोग लेते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट यूज नहीं होगा। प्लांट जो है, देखो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड यूज करता है। ठीक है, अब आप कहेंगे प्लांट, व्हाट अबाउट प्लांट? तो प्लांट देखो, ये बैक्टीरिया जो है मोनोरा, ये दोनों हो सकता है, फोटो ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ, एज वेल एज हेटरोट्रॉफ्स, समझा? तो ऑटोट्रॉफ हेटरोट्रॉफ दोनों है, ये खाना बनाएगा। ऑटोट्रॉफ में फोटो ऑटो हो गया, कीमो ऑटो हो गया। हेटरोट्रॉफ में क्या हो गया भाई, पैरासाइट हो गया और सैप्रोप्स, समटाइम्स सैप्रोफाइट्स कहते हैं, लेकिन सैप्रोप इज बेटर वर्ड। क्लियर है? हाँ, अब प्रोटिस्टा की बात करो, यहाँ पे भी आपको ऐसे ही मिलेंगे, यहाँ पे भी आपको ऐसे ही मिलेंगे। सम आर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉफ, सम आर हेटरोट्रॉफ, समझा? प्लांट ऑटोट्रॉफ, प्लांट क्या है, मोस्ट ऑफ द, हाँ, मतलब प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ, मतलब अपना खाना खुद बना रहे हैं। खुद बना रहे क्या मतलब, जो फोटोसिंथेसिस पढ़ा, वो फूड को जो है ना कार्बन को लॉक कर रहे हैं, बॉन्ड की शक्ल में एनर्जी लॉक कर रहे हैं। दिस इज व्हाट केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, यही है फोटोसिंथेसिस। जो CO2 को यहाँ क्या किया, बाइंड कर दिया, तो यहाँ बन गया ग्लूकोज। अब रिस्पिरेशन में क्या हो रहा है, इसी बॉन्ड को तोड़ा जा रहा है, इसी बॉन्ड को तोड़ा जा रहा है, समझा? तो कहता है फंगस क्या भाई, फंगस क्या बताओ, ये मेनली क्या बताओ, ये पैरासाइट और सैप्रोप्स, है ना। और एनिमल वर्ल्ड जो है ना, ये क्या है, हेटरोट्रॉफ्स। एनिमल वर्ल्ड क्या है, हेटरोट्रॉफ। ठीक है, क्लियर है ना? तो हम लोग यहाँ पे यही देखने जा रहे हैं कि जब एनर्जी जो निकलती है, ये एनर्जी, यही एनर्जी जो है ना, ये एनर्जी जो है क्या हो रही है, लॉक हो रही है इन द फॉर्म ऑफ ATP, इन द फॉर्म ऑफ ATP। क्लियर है? इतनी बात समझ गए आप? हाँ, देखिए ये सपोज कीजिए कि क्या बोलते हैं, ये हम लोग ये एनिमल वर्ल्ड की बात करें तो यस, बड़ा मॉलिक्यूल है जिसको कार्बोहाइड्रेट हम लोग स्टार्च वगैरह ले रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट है वो टूट करके थोड़ा छोटा बना इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज वगैरह, अमाइनो एसिड वगैरह, उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया और फिर उसको सेल में ट्रांसफर कर दिया गया, सेल में उसको तोड़ा गया, वही रेस्पिरेशन है, सेलुलर रेस्पिरेशन। क्लियर? प्लांट के केस में क्या हो रहा, प्लांट के केस में क्या हो रहा, दे आल्सो यूटिलाइजेस ग्लूकोज ओनली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ दिस। ठीक है ना? यस, CO2 वहां पे भी यही हो रहा। हाँ, स्टार्च वो स्टोर करते हैं, जैसा हम लोगों ने पहले पढ़ा, एनिमल वर्ल्ड क्या करता है, ग्लाइकोजन, प्लांट वर्ल्ड क्या करता है, स्टार्च। इवन इन केस ऑफ एल्गी भी से, है ना, क्या क्या, फ्लोरिडियन स्टार्च कहते हैं ना भाई, रेड एल्गी, हाँ, ग्रीन एल्गी, डायरेक्ट स्टार्च क्या देते हैं हम। क्लियर है ना? तो मतलब स्टार्च जो है ना, वो रिजर्व फूड है। अब उस फूड को क्या किया जाएगा, जलाया जाएगा, हम कहेंगे इन लेमैन लैंग्वेज जलाया जाएगा, असल में हम बोलेंगे ऑक्सीडाइज किया जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ये एक जनरल कंसेप्शन हो गया। अब उसी ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी पैक होती है ATP की शक्ल में। अब ये ATP मॉलिक्यूल है जो कि हमारे लिए इस्तेमाल होता है डे टू डे एक्टिविटीज में, लाइफ प्रोसेसेस में, हाँ, बोलने, चलने, हंसने, रोने में यूज होता है ये इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी। इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी। आप समझ गए सारी बातें? ठीक है ना? राइट। तो हम लोग जो है ये देख रहे थे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, अपने लाइफ प्रोसेसेस के लिए उसको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहां से आती है, फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ठीक है ना? हाँ, देखिए
अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, व्हाई डू वी रेस्पायर, व्हाई डू वी रेस्पायर, हाँ व्हाई डू वी ब्रीथ, व्हाई डू वी रेस्पायर, हम रेस्पायर क्यों करते हैं बताइए। हाँ क्या है भाई, क्यों रेस्पायर करते हैं हम लोग बताओ, टू गेट एनर्जी, है ना, ये क्यों करते बताओ, टू गेट एनर्जी, टू गेट एनर्जी, टू गेट एनर्जी। अगर एनर्जी नहीं है तो कुछ नहीं होगा। और ये एनर्जी किस शक्ल में होती है बताओ, एटीपी की शक्ल में होती है, एटीपी की शक्ल में होती है। और ये एटीपी बना कैसे भाई, तो CO2 के ये क्या बोलते हैं, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से बना। ये एटीपी कैसे बना भाई, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से बना, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से बना, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से CO2 प्लस वाटर प्लस O2 बना, ये सॉरी एनर्जी बना, एनर्जी। ये एनर्जी जो रिलीज हुई, उसी एनर्जी ने क्या किया, एडीपी को इनऑर्गेनिक साइड से, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जोड़ दिया, समझा, राइट, है ना। व्हाई डू वी रेस्पायर, हम क्यों सांस लेते हैं, कोई भी लिविंग क्यों सांस लेता है, उसको एनर्जी चाहिए, उसको क्या चाहिए, एनर्जी, फॉर लाइफ प्रोसेसेस, फॉर लाइफ प्रोसेसेस, हाँ फॉर लाइफ प्रोसेसेस, फॉर लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है ना, ये लाइफ प्रोसेसेस, हाँ ये यहाँ पे हमको लिखना चाहिए, है ना, यहाँ पे टू गेट एनर्जी है लाइफ प्रोसेसेस के लिए, लाइफ प्रोसेसेस के लिए चाहिए था एनर्जी, क्लियर है। अब देखो हम लोग जो है ना इसी को पढ़ने जा रहे हैं, इसी को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ अच्छा एक हेडिंग है छोटी सी, डू प्लांट ब्रीथ, प्लांट सांस लेंगे, यस लेते हैं सांस, ठीक है ना, सांस लेते हैं प्लांट, ठीक है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे हम, उसके बारे में क्या कहेंगे बताओ, डू प्लांट ब्रीथ, हाँ जिसके बारे में हम क्या कहेंगे, प्लांट ब्रीथ करता है भाई, तो हाँ करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है ना, लेकिन इसकी चीजें, कुछ चीजें हम बोलेंगे, उसके पास देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, जैसे हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो एक चीज और क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए हम एक चैप्टर और ह्यूमन फिजियोलॉजी में, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, है ना, जिसको लिखा, क्या लिखा, ये ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज लिखा है ना, ठीक है ना, तो वहां पे वो भी एक चैप्टर है, ये भी एक चैप्टर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, हाँ देखो उस चैप्टर में जो ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज है, इसलिए अच्छा लिखा उसने, ब्रीदिंग है वो रेस्पिरेशन नहीं है एक्चुअल में, वो क्या कर रहा है कि सिर्फ मैकेनिज्म बता रहा है कि कैसे इन एयर इनहेल हुई, ब्रीद इन, है ना, कैसे इनहेल हुई और हमारे टिश्यू तक कैसे गई, O2 जो है ना आई कहा, लंग्स में आई, लंग से ब्लड में गई, है ना, कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में गई, ठीक है ना, और फिर वो आगे बढ़ी तो कैपिलरीज के थ्रू टिश्यूज में गई, और वहीं पर टिश्यूज ने ऑक्सीजन दिया और CO2 लिया, और फिर से वो बैक आई और हार्ट ने पंप किया तो फिर से लंग और CO2 को एक्सेल कर दी, ब्रीद आउट, समझा, यही बस। यहाँ पे हम रेस्पिरेशन जो है ना, सेलुलर रेस्पिरेशन, ग्लूकोज की बर्निंग, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, वो यहाँ पे नहीं उसमें नहीं पढ़ते ह्यूमन फिजियो, ह्यूमन फिजियो में सिंपली क्या पढ़ते हैं कि कैसे ऑक्सीजन गैस टिश्यू तक पहुंची, बस बस, समझा। हाँ और यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे सेल के अंदर ग्लूकोज जलेगा, समझा, ग्लूकोज हमारे पास जो पहुंचाया जाता है सेल के अंदर, वो क्या है भाई, वो ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना, ग्लूकोज फूड लिया, कहां से लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम से लिया फूड, और उसको पहुंचा दिया, ब्लड के जरिए ट्रांसपोर्टेशन हुआ और टिश्यू को पहुंचा दिया गया, हाँ जितने फूड स्टफ्स कहाँ पहुंचा दिए गए, टिश्यूज को पहुंचा दिया, तो टिश्यू के पास फूड स्टफ पहुंच गए, साथ में ऑक्सीजन गैस गई, वो भी ब्लड ने ट्रांसपोर्ट किया, तब सेल के अंदर जो है ना रेस्पिरेशन होगा, फूड का ऑक्सीडेशन होगा, दैट इज ग्लूकोज की बर्निंग होगी, समझा, क्लियर है ना कितना कंसेप्ट, ठीक है। तो अगर हम ये, हाँ अब ये बात समझेंगे हम लोग, तो डू प्लांट ब्रीथ, यस, लेकिन यहाँ पे 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कि प्लांट के पास रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, नो लंग्स, ठीक है, नो गैस, ये ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, बट वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म नहीं है कि यहाँ पे आ गई फिर यहाँ से दूर जाए, नो, उसके पास ब्लड नहीं है कि फ्लो लेके जाए, समझ पा रहे हो मेरी बात, हाँ बहुत थोड़ा इंटरसेलुलर स्पेसेस के जरिया
हाँ गैसेस एक्सचेंज होते हैं लेकिन बहुत थोड़ा। क्लियर है? तो हम प्लांट ब्रीथ में कहेंगे यस दे डू, यस दे डू, ठीक है ना, लेकिन देयर रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज वेरी वेरी स्लो। फर्स्ट, सेकेंड, they take care of their respiration their own। समझ रहे ना? नहीं समझा? हाँ, कह रहा they take care, है ना, कि अपना अपना ख्याल खुद आप रखें। समझा? ये बात समझते हैं हम लोग। देखो यहाँ सबसे पहले हम कहेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज वेरी स्लो। यस दे डू, यस दे डू, दे डू। लेकिन यहाँ पे पॉइंट क्या हो गया? देयर रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज वेरी स्लो। Their rate of respiration is very very slow, is very slow, very slow। समझा? बहुत स्लो करते हैं, चाहे लीफ हो, चाहे रूट हो, चाहे स्टेम। ये सपोज करो हम लोग जो है ना, सपोज कीजिए कि एक दिन में जितना या एक मिनट में जितना लेंगे, हो सकता है वो कई दिन में ले उतनी ऑक्सीजन। समझा? हाँ ठीक है। सेकेंड पॉइंट हम लोग लिखेंगे, हाँ, they take care of their own, हाँ, they take care of respiration their own। हाँ देखो, they take care of respiration by their own, अपना respiration खुद वो देखेंगे, खुद समझेंगे। समझा? यानी लीफ हो चाहे स्टेम हो, चाहे सपोज करो लीफ हो चाहे स्टेम हो चाहे रूट हो, रूट हो। और कहता है कि जो लिविंग सेल्स हैं वो जनरली सुपरफिशियल होते हैं, ऊपर होते हैं, और अंदर वाले टिश्यू जो होते हैं वो मरे हुए होते हैं। समझा? तो लेंटी सेल्स, यू नो लेंटी सेल्स, जो बार्क है ना, बार्क वो रप्चर हो जाता, रप्चर फट जाता, तो उसमें लेंस लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसी को हम लेंटी सेल कहते हैं। समझा? ये देखो ये प्लांट है, सपोज करो यहाँ पे बार्क ऐसे से रहता ना, ऐसे से रहता, ऐसे से रहता, ठीक है। तो यहाँ पर के जो सेल्स हैं, देखो ये रप्चर हो गया है, ये लेंस लाइक स्ट्रक्चर बनाते, इसी का नाम है लेंटी सेल। इसका क्या नाम है? लेंटी सेल। अब बस यहाँ पे और यहाँ पर जो थोड़े से ऊपर की जो सेल्स है वही लिविंग है, बाकी जो अंदर की जो मेजर चंक है दे आर नॉन लिविंग, दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ। समझ रहे हैं? तो प्लांट के जो टिश्यूज हैं, जो लिविंग टिश्यूज हैं, वो कहाँ है? ऊपर ऊपर है। समझ गए? एंड दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ द एयर्स। ठीक है, अगर थोड़ा सा अंदर है तो उनको लेंटी सेल्स पहुंचा रहा हूं। समझ रहे मेरी बात? यस। तो मतलब इस बेसिस पे जो है ना उनका रेस्पिरेशन हो जाएगा। ठीक है? दे डू नॉट हैव क्या कहेंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम। हाँ, मतलब उनको लंग्स है नहीं है, ठीक है, ये सारी चीजें नहीं है, तो फिर क्या होगा? ठीक है, वो जो है ना गैसियस एक्सचेंज जो है लेंटी सेल्स के जरिए करेंगे। हाँ, ओनली अपर लेयर एंड सम पार्ट्स below लेंटी सेल्स। below लेंटी सेल्स। गैसियस एक्सचेंज कह देते हैं, चलो गैसियस एक्सचेंज थोड़ा सा, गैसियस एक्सचेंज थोड़ा सा होगा, सम पार्ट्स बिलो लेंटी सेल्स, ठीक है ना। बट मोस्ट ऑफ द इनर टिश्यू आर डेड, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, बस। समझा? वो क्या करते हैं? मैकेनिकल स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड करते हैं। तो ये बात इतनी समझ में आ गई, ठीक है ना। प्लांट का जो जो पार्ट डायरेक्ट कांटेक्ट में है एयर के,
वो डायरेक्ट रेस्पिरेशन करेगा, एयर जो है ना बहुत दूर नहीं जाएगी, हाँ थोड़ा सा गैसेस एक्सचेंज पॉसिबल, समझा। हाँ रूट में भी इंटरसेल्यूलर स्पेसेस थोड़े थोड़े रहते हैं, इससे थोड़ा दूर जाएगा, लेकिन डीप सीटेड रूट, if I have a questions that how deep seated roots, how they do respire, how, कैसे वो रेस्पिरेशन करेंगे, काफी गहराई में 50 फीट है, 100 फीट है गहराई में, कैसे करेंगे वो रेस्पिरेशन, बोलिए कैसे करेंगे वो। कहता है इंटरेस्टिंगली आपको याद रखना है कि ऐसा नहीं होगा कि उतनी दूर तक गैसेस एक्सचेंज होगा, गैसेस एक्सचेंज इंटरसेल्युलर स्पेस के जरिए होता है, लेकिन वो लोग वो प्लांट के जो पार्ट्स हैं एकदम अंदर के रूट के जो पार्ट्स हैं वो इंटर क्या कहेंगे उसको, सॉइल के अंदर, सॉइल के जो है ना, हाँ सॉइल पार्टिकल्स के बीच के जो स्पेस होते हैं ना, उनके बीच में जो एयर बची हुई है ना उसी से लेते, क्योंकि उनका रेट ऑफ रेस्पिरेशन बहुत ही स्लो है इसलिए उनका काम चलता रहता। बोलो क्लियर है। हाँ इंटर क्या बोलेंगे उसको, सॉइल के बीच में जो रहेगा स्पेस, सॉइल के बीच में जो स्पेस रहता है ना, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में, वही स्पेस में गैसेस रहेंगे, वही गैसेस से उनका इस्तेमाल उनके लिए काफी होगा, राइट। लिख दिया कि ये तो सच में कॉम्प्लेक्स बात हो गई कि अगर रूट की बात करेंगे, डीप सीटेड रूट की बात करेंगे तो कैसे होगा। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो है ना रिस्पिरेशन जो है, रिस्पिरेशन जो है 4 स्टेप्स में, 4 स्टेप्स, हाँ ये स्टेजेस कहेंगे हम, ठीक है ना, इट कंप्लीट्स इन 4 स्टेप्स, 4 स्टेप्स है ना, 4 स्टेप्स, 4 स्टेप्स। सबसे पहला है ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस में ये होता कहाँ भाई, तो इन साइटोप्लाज्म, कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। इसमें टोटल 4 एटीपी बनेंगे, कितना बनेंगे, 4 एटीपी, हाँ नेट जो है 2 एटीपी मिलेगा आपको, और 2 जो है ना 2 NADPH, DPH प्लस H प्लस आयन लिखते हैं, और 2 पायरुविक एसिड, ठीक है, यहाँ पे ये लिख लेंगे टोटल, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस। सेकेंड है लिंक रिएक्शन, ये है इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इसमें कोई भी एटीपी नहीं बनेगा और ना ही यूज होगा, बल्कि यहाँ पे हाँ 1:2 या नहीं 2:1, हाँ NADPH बनेगा, अरे सॉरी यहाँ पे NADPH हम फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हैं ना, NADH है ना, यहाँ पे NADH प्लस H प्लस आयन लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए, लिंक रिएक्शन, ठीक है। फिर आ जाते हैं क्रेब साइकिल्स, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा, और यहाँ पे एटीपी जो है ना डायरेक्ट जो है ना नहीं बनेगा, बल्कि जीटीपी बनेगा, जीटीपी 2:GTP 1 GTP, क्योंकि 2 क्रेब साइकिल चलेगी, 2 लिंक रिएक्शन होगा, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2:1 GTP, और NADH2 जो है ना ज्यादा बनेंगे, ठीक है ना, हाँ 3, अब वो 2:3 कर देंगे हम, 3 NADH, और 2 जो है FADH2, और यहाँ पे CO2 गैस निकल जाएगी, 2 मॉलिक्यूल CO2 गैस निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी, वो भी 2 गैस, दो मॉलिक्यूल करके निकल गई, 4 निकल जाएंगे, 2CO2 × 2, ठीक है। फोर्थ में
इसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। चेन, ईटीसी या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहेंगे। ये कहां पे होगा भाई? इनर, इनर मेम्ब्रेन, एट इनर मेम्ब्रेन, जिसको क्रिस्टी भी कहते हैं कुछ पार्ट को। वहां पे क्या होगा? NADH जो है ना, NADH गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू NAD, और यहाँ पे अप्रोक्स रिलीज करेगा 2.5 ATP। FADH2 FAD बनेगा, ये 1.5 लिखता है। यस महेश, 1.5, ठीक है। यस, देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन ही हो। तो नट शेल में पूरा रिस्पिरेशन यही, ठीक है। नट शेल में, अब इसको हम लोग 1 by 1 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, लेकिन नट शेल में पूरा रिस्पिरेशन 4 स्टेप्स में या स्टेजेस में हम यही देखें, ठीक है, राइट। हाँ, यही है 4। अब एक क्वेश्चन है, व्हाई देयर आर 4 स्टेप्स? व्हाई देयर आर 4 स्टेप्स? व्हाई नॉट ए सिंगल वन? एक ही में क्यों नहीं हो गया सब सारा जो है ना? ये तो क्या, ये ग्लूकोज थे, ग्लूकोज में 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन आर देयर, ठीक है, 6 कार्बन है। अब एक ग्लूकोज को तोड़ा जाना है। देखिए आप बॉन्ड्स, बहुत सारे बॉन्ड्स दिख रहे हैं, इधर भी बॉन्ड्स है ना, तोड़ा जाना है। तो आप यहाँ पे देखोगे इंटरेस्टिंगली, अगर ये बॉन्ड की एनर्जी एक साथ रिलीज होगी तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, सेल फट सकती है, समझा? हाँ, इसका छोटा सा एग्जांपल आप ले ले कि आप 4th फ्लोर हो, 6th फ्लोर हो, इवन 1st फ्लोर से, व्हाई यू आर स्टेपिंग डाउन टू द ग्राउंड? आप सीढ़ी से क्यों उतरते हैं, डायरेक्ट कूद क्यों नहीं जाते? क्यों कूद जाते बताइए? ये क्यों सीढ़ी से उतरते, कूद क्यों नहीं जाते? आप जल्दी हो जाएगा ना। आप 2nd फ्लोर पे हैं, 4th फ्लोर पे हैं, बेहतर है कूद जाए, आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। ऐसा क्यों नहीं करते आप? एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, अगर ऊपर से पोटेंशियल ज्यादा थी, ऊपर से जो आपने छलांग लगाई, ठीक है आप जल्दी पहुंच रहे हैं, लेकिन इतनी ज्यादा एनर्जी निकली कि आप उसको मैनेज नहीं कर पाए। मैनेज नहीं कर पाए, आपका फ्रैक्चर्स है ना, टूटा, हाथ पैर टूट गया, समझ गए ना आप? यस, यही वजह है कि एनर्जी इतनी ज्यादा रिलीज होगी, अगर आप उसको मैनेज कर सकते हैं देन इट्स ओके। जैसे कुछ लोग बहुत आसानी से 1st फ्लोर से कूद सकते, मतलब दे आर रेडी टू, हाँ, सेटल डाउन। तो आप स्टेप बाय स्टेप रिलीज कर रहे हो, यानी थोड़ी एनर्जी रिलीज हो रही है तो आप मैनेज कर रहे हो, क्लियर है? हाँ, तो यहाँ पे ग्लूकोज जो टूट रहा है, तो इसीलिए 4 स्टेप में टूट रहा है। हाँ, 4 स्टेप, इस स्टेप को एक ही साथ लिख दिया, इसके साथ लिख दिया, राइट। हाँ, अब देखो इधर इंटरेस्टिंग क्या है, यहाँ पे देखो ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा, ये आधा टूट जाएंगे यहाँ से। देखो 3 कार्बन इधर, 3 कार्बन इधर, यही 2 पायरुविक एसिड हो। पायरुविक एसिड में यहाँ पे यही आप देखेंगे, पायरुविक एसिड में यही देखेंगे, समझा? अब ये 2 पायरुविक एसिड है, तो हम इन दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे, एक ही पढ़ने काफी है। यस, तो हम एक ही पढ़ेंगे। अब क्या देखेंगे, हम एक ही पढ़ेंगे, समझा? अब उसको 2 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, क्लियर है ना? अब कहता है कि लिंक रिएक्शन में भी CO2 गैस निकलती है। लिंक रिएक्शन में भी क्या होता है, CO2 गैस निकलती है, समझा? तो यहाँ पे एक टूट जाएगा, ये भी, ये देखो ये भी टूट गया। अब ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम है, ये देखो ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है एसिटाइल कोएंजाइम में, CH3CO, क्लियर है? एसिटाइल ग्रुप है ना। तो ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल बच गया, ये बच गया 2। अब कहता है ये क्रेब्स साइकिल में एंट्री ले लेगा, ठीक है। अब आपको ऑक्सैलोएसिटिक एसिड पढ़ा था आपने, ठीक है ना, आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, वो 2 कार्बन दिस एसिटाइल कोएंजाइम है, और 2 का ये 4 कार्बन का ऑक्सैलोएसिटिक एसिड 6 कार्बन का मॉलिक्यूल, समझा, बन जाएगा, समझा?
अब जो है ना वो धीरे धीरे एक एक मॉलिक्यूल तोड़ करके CO2 रिलीज करेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों टूट जाए और CO2 रिलीज हो जाए, नो। क्योंकि अभी अभी मैंने बताया ये तो CO2 जो है ना दो जगह रिलीज होगा, समझा। एक हम लोग देखेंगे कि अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के पहले और अल्फा कीटोग्लूटारिक के बाद। ऐसे तो थोड़ा ज्यादा स्टेप्स हैं, एनसीईआरटी में थोड़ा कम। क्लियर। आप अगर ये याद रखें कि अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड इज अ सिंगल कंपाउंड हैविंग 5 कार्बन मॉलिक्यूल। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में कितना है? 5 कार्बन के मॉलिक्यूल है। तो उससे पहले एक CO2 निकलेगा तब वो 5 बना, उसके बाद एक निकल गया तो 4 बन जाएगा, और फिर वही आगे बढ़ता चला गया तो बन जाएगा ऑक्सिलोएसिटिक एसिड। क्लियर है? ठीक है। हाँ, अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है भाई? ETC क्या होता है? ETC देखो, पूरा पूरा मॉलिक्यूल टूट गया, एक ग्लूकोज था, ये 6 कार्बन के थे, बीच से पहला टूटा, ग्लाइकोलाइसिस खत्म, ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीटेड, है ना। लिंक रिएक्शन में एक CO2 और निकल गया, एक CO2 और निकाल दिया मैंने, ये वाला, ठीक है, ये वाला निकाल दिया, तो अब 2 मॉलिक्यूल बच गया। तो आपने कहा सर एसिटाइल कोएंजाइम में बच गया, अब ये एंट्री ले लेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये इसमें क्रेब्स साइकिल के अंदर, मैट्रिक्स में था ही ऑलरेडी वो, समझा। अब यहाँ पे क्या होने जा रहा है? अब यहाँ पे क्या होने जा रहा है कि भाई वो दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच होकर के CO2 निकालेगा धीरे धीरे। ऐसा नहीं हुआ कि एक बार में एसिटाइल कोएंजाइम में टूट जाता और 2 CO2 निकल जाता, नो। इसीलिए कभी कभी क्या हो रहा है कि अगर आपके पास ATP है ऑलरेडी सेल के अंदर, सपोज इफ यू आर ईटिंग एंड स्लीपिंग, देन व्हाई यू बिकमिंग अ बल्कि फेलो? क्यों बल्कि हो रहे हो? इसलिए कि आप काम नहीं कर रहे हो, तो ATP यूज नहीं हो रही है, तो खाना जो है ना वो क्या हो रहा है, उसी जगह से वो डाइवर्ट हो जा रहा है। किस चीज के लिए? अब वो फैट बना रहा है, अब वो प्रोटीन बना रहा है। एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, ATP की जरूरत ही नहीं है, ATP नहीं बनेगा, ATP ऑलरेडी पूरा कंप्लीट है, भरा हुआ, ATP भरा हुआ है, आप यूज ही नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, वही मॉलिक्यूल डाइवर्ट हो जाएंगे, या बॉडी टिश्यू बना दो, ज्यादा से ज्यादा फैट बना दो, समझा। वी विल सी दिस आल्सो। क्लियर है? समझ गए ना? हाँ, बेसिक फंडा समझ गए। हाँ, और ये ETC को आपको बच्चे को समझ में अच्छा आना चाहिए। क्या है? ETC says that where whatever the NADH and FADH2 are formed in the all this mitochondrial matrix, क्रेब्स साइकिल में बना था, लिंक में भी बना था, समझ रहे, एवन इन ग्लाइकोलाइसिस में भी बना था, इन सब का फिर से ऑक्सीडेशन होना, वो रिड्यूस हो गए थे, इसका ऑक्सीडेशन होगा तब ना NAD बनेगा, और तब ने दोबारा साइकिल चलेगी। तो ऑक्सीडेशन जो होता है ना, तो वो एनर्जी रिच कंपाउंड है, इसी दरमियान में वो ज्यादा एनर्जी लिबरेट कर देते, जैसा कि हमने केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस से पढ़ा था ना। यस, यहाँ पे हम यही देखेंगे कि हाउ दे रिलीजेस ATP फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, राइट। क्लियर है? अब हम लोग एक फ्रेश पेज ले लेंगे, राइट। अब ग्लाइकोलाइसिस पढ़ने जा रहे हैं, राइट, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको वर्ड के लिए लिखता है शुगर, एक्चुअल में ग्लूकोज की बात चलेगी, है ना। क्या है यहाँ पे, क्या लिख रहा बताओ, शुगर, शुगर। और लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, 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 ठीक है ना, ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। असल में जिस साइंटिस्ट ने इसको ढूंढा उनका नाम था एमडेन मेयरहोफ पार्नास पाथवे। इसको EMP पाथवे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? EMP पाथवे, पाथवे। हाँ, एमडेन पार्नास, एमडेन पार्नास पाथवे है ना, मेयरहोफ, मेयरहोफ, हाँ मेयरहोफ, मेयरहोफ एंड पार्नास, ठीक है। चलो देखो ग्लाइकोलाइसिस, हाँ ग्लाइकोलाइसिस, आप ये समझ गए ना कि स्टेप वाइज क्यों हो रहा है। एनर्जी अगर ज्यादा निकलेगी तो सेल टप टप पुट 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 पुट, है ना। हाँ, एनर्जी क्या भाई इतनी होनी चाहिए। अच्छा, ये भी आपको याद, ये
हमने आपको नहीं बताया ये चीज। देखो, एक एटीपी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, एक एटीपी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है ना, एटीपी में जो बॉन्ड बन रहा है कितनी एनर्जी, तो पहले लिखता था 7.6 किलो कैलोरी, समझा, रिलीज होती है, एक बॉन्ड टूटे तो ये इतना लगेगा तो बनेगा, फॉर्म करेगा, और कहीं कहीं पे 8.3 भी लिखता है, ठीक है, हम उसको लास्ट में भी देख लेंगे। चलो देखो यहाँ ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, ये बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, लेकिन इसके लिए क्या था भाई, एटीपी लगा, एटीपी यूज हुआ तभी बना। देखो ये एरो का मतलब क्या हुआ, देखो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल एंड दिस, बोलो समझ गए, है ना, नहीं समझा, हाँ देखो यार, ये और ये मिल करके रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोकाइनेज, एटीपी जहां भी रहेगा काइनेज बोलेंगे, समझा, काइनेज, तो इसको ग्लूकोकाइनेज या हेक्सोकाइनेज, एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज, हेक्सोस है ना, ये 6 कार्बन है, हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में, हाँ देखो यार, ये दोनों मिला, कौन कौन मिला भाई, तो ग्लूकोज, हाँ ग्लूकोज मिला और एटीपी मिला, तो बना क्या, ये और ये, है ना, इधर भी एरो है इधर भी एरो, ये दोनों रिजल्ट, समझ गए, हाँ। अब कहता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या हो जाता है, इसका आइसोमर है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, 6 फॉस्फेट, इसका आइसोमर है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, समझा। अब कहता है कि एक और एटीपी यूज हो गया, एक और यूज हो गया, हाँ एटीपी, तो कहता है कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया, क्या बन गया, फ्रुक्टोज, हाँ फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, बिस फॉस्फेट, समझा, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, क्लियर है। अब ये मॉलिक्यूल जो है ना, देखो यहाँ पे ग्लूकोज पे जो है ना, इसको समझेंगे थोड़ा सा, देखो ये ग्लूकोज था सपोज करो, हाँ, अब यहाँ पे CHO अल्डिहाइड ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप है, तो यहाँ से नेमिंग करते हैं, है ना, नेमिंग करते हैं, तो 6 कार्बन ये है, तो कहता है कि फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे लग गया, OPO3H लिखते हैं, हाँ 3H लिखते, फॉस्फेट ग्रुप H3PO4 से निकलता है, समझ गए ऐसे, ये फॉस्फेट जो है ना, या आप सिंपली फास्फोरस खाली लिख दो, समझ गए ना, ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे लग, क्लियर है, समझ में आ रही बात, हाँ, तो देखो 6 कार्बन पे लग गया फॉस्फेट, ये रहा पहला, दूसरा क्या है, ये आइसोमर था, फ्रुक्टोज क्या था, आइसोमर था, सेम कार्बन कंपाउंड, हाँ, तो सेम कार्बन कंपाउंड है तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट हो गया। अब एक और एटीपी लगा, तो यहाँ पे फर्स्ट पे भी बाइंड कर गया फॉस्फेट, जैसे मैंने ये लिखा है ना, तो फर्स्ट में बाइंड कर गया, तो यहाँ पे भी हो गया, तो अब इसको 1,6 बिस फॉस्फेट कहेंगे, तो अब ये मॉलिक्यूल हेवी हो गया, समझा, ये मॉलिक्यूल हेवी हो गया, तो अब इसको ब्रेक हो जाना चाहिए, ऐसा होता है, ठीक है ना। अगर आप एंजाइम की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या बोलेंगे, आइसोमेरेज, आइसोमर, यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो देखो यहाँ क्या बोलेंगे, यहाँ पे भी एंजाइम, ये एटीपी लगा है ना, एटीपी लगा, तो देखो यहाँ फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, क्या बोलेंगे, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, हाँ फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, हाँ काइनेज कहाँ लगता है बताओ, हाँ जहां पे भी एटीपी इन्वॉल्व, एटीपी जहां पे इन्वॉल्व है वहां पे काइनेज वर्ड आता है, काइनेज, है ना, हाँ। अब देखो ये मॉलिक्यूल जो है ना, इंटरेस्टिंगली ये मॉलिक्यूल स्प्लिट कर जाएगा, स्प्लिट कर जाएगा, इस पर स्प्लिट करेगा, और ये स्प्लिट जो किया, यस, हाँ 3 पागल और ढप कहेंगे, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, है ना, हाँ पागल है ना, और ढप डाइहाइड्रोक्सी एसिटोफॉस्फेट, अब यहाँ पे भी 3 आएगा लेकिन बी अंदर आएगा, समझ गए, तो कहेंगे ये जो है, ये जो है स्प्लिट कर गया 2 टुकड़े में, 3 पागल है और ढप, ढक नहीं है ढप, ढप, समझ गए, ढप हो गया, राइट, समझ गए ना, हाँ। अब आपको ये याद रखना है, ये दोनों ही आइसोमर, हाँ देखो ये एल्डिहाइड है और ये कीटो ग्रुप, डाइहाइड्रोक्सी एसिटोफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म क्या है, डाइहाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी एसिटोफॉस्फेट, एसिटोफॉस्फेट,
इसका नाम है 3 फॉस्फो ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड, समझा। और ये दोनों ही आइसोमर हैं, ये दोनों है आइसोमर। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, आइसोमेरेज, जैसा कि यहाँ पे बताया था मैंने, आइसोमेरेज, ठीक है। यहाँ पे एक अलग नाम है एल्डोलेज, ये जो एंजाइम ब्रेक हुआ ना, यहाँ पे नाम एक अलग सा नाम है एल्डोलेज, एल्डोलेज, ठीक है। हाँ, अब देखो ये 3 पागल जो है ना, 3 पागल, ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। अब यहाँ पे जो है इंटरेस्टिंगली दिस रिएक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, समझा। हाँ, कैसे देखो यहाँ ये एल्डिहाइड है, ठीक है ना, एल्डिहाइड है। यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं कि हाँ, हम एक स्टेप में 2 चीज लिखने जा रहे हैं, ध्यान दो क्या क्या लिखने जा रहे हैं। यहाँ पे हम एक NAD को लगाने जा रहे हैं। NAD क्या है बताओ? हाँ, ये खुद जो है ना, ये खुद क्या होने जा रहा है, रिड्यूस होने जा रहा है। तो ये खुद क्या हो, ये क्या, इसको क्या कहेंगे हम लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या कहेंगे इसको, यस, बढ़िया, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, तो एल्डिहाइड से क्या बन जाएगा, एसिड, समझ गए, एसिड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। सेकेंड पॉइंट, यहीं पे हम एक फॉस्फोरिक एसिड लगा रहे हैं, ये फर्स्ट एंड लास्ट लग रहा है, देखो फॉस्फोरिक एसिड, ये इनऑर्गेनिक एसिड लग रही है, इंटरेस्टिंग पॉइंट। एनसीईआरटी ने इनऑर्गेनिक एसिड आई थिंक लिख दिया, बस समझा। ये चीज जो है ना, आप देखो यार, ध्यान दो इसको, ये फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पे यूज होगी, समझा, और यहाँ पे ये मॉलिक्यूल यूज हो रहा है, ठीक है। तो अब रिजल्ट क्या बन रहा है भाई, तो कह रहा 1,3 bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरेट, 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 पीजीए, समझा, इसको इसी को बोलेंगे पीजीए, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। देखो अब समझ में आएगा कि फोटोसिंथेसिस में जो पढ़ा था उल्टा है ना, समझ रहे ना। हाँ, तो ये वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब सुनो, यहाँ पे NAD लग रहा, और NAD ने क्या बना दिया था, NADH2 कहेंगे हम, है ना, पहले आता था NADH2, अब आता है NADH2, NADH प्लस H प्लस, यानी एक इलेक्ट्रॉन कम गया, इसीलिए इसको अलग कर दिया गया, ठीक है। न्यू स्टैंडर्ड वोकैबुलरी वोकैब में आया ये, समझिए, ठीक है, NADH प्लस एंड प्लस H, फाइन है ना। तो यहाँ पे अब सुनो, इसका जो एंजाइम का नाम होगा वो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे हम हमेशा बोलेंगे डिहाइड्रोजिनेज, NADH का जो होगा मामला उसको हम लोग डिहाइड्रोजिनेज बोलते, क्लियर है ना। हाँ, और एक चीज और यहाँ पे हमने बताया नहीं आपको, आपने गौर किया होगा कि जनरली 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 जो ये होता है सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट है। अब इसके लिए इस रिएक्शन के लिए ये सबस्ट्रेट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, ये तो क्लियर है ना। फिर इस रिएक्शन के लिए ये सबस्ट्रेट, ये प्रोडक्ट, फर्क पड़ता जा रहा, क्लियर है ना। तो नाम एंजाइम का जो नेमिंग है वो सबस्ट्रेट के नाम पर है ना, देखो, है ना, देखो, तो यहाँ पे भी आप इसी तरह से करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे, अब देखो, अब पहली बार जो है ना, फर्स्ट टाइम जो है ना, अब बनना शुरू होगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, अब जो है बनना शुरू हो रहा है, ATP बन रहा है। अब देखो यहाँ पे हम ये लिख रहे हैं, देखो यहाँ, हाँ, अब ये हम उल्टा लिख रहे हैं, हाँ, ADP जो है ना, ADP के साथ एक फॉस्फेट हटा तो बन गया ATP, ATP बना, ATP बना, पहली बार बन रहा है, समझा। ये देखो पहली बार ATP बना 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। उसके बाद फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, पायरुवेट या पायरुविक, हाँ, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, और फिर लास्ट वाला रिएक्शन पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड। अब एक चीज आपको एकदम 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 अच्छे से याद हो जाने के लिए हो जाना चाहिए, क्या, लास्ट रिएक्शन हमेशा इंपॉर्टेंट देखोगे जब भी पढ़ेंगे, जब भी पढ़ेंगे, तो यहाँ पे भी लास्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, यस।
अगर आप इसको देखते चलो तो देखो एटीपी यहाँ बना, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पे भी और थर्ड पे भी 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है ग्लिसरेट, लेकिन पहले कार्बन और तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट था, वही फॉस्फेट रिलीज हो गया और एडीपी के साथ जुड़ गया, एटीपी बना। क्लियर, समझा? अब यहाँ पे ये क्या भाई, ये क्या भाई, ये इसको हम क्या बोलेंगे, ये थर्ड कार्बन से सेकेंड कार्बन पे आ गया, यानी ये भी आइसोमर ही है, ठीक है, आइसोमर है। अब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल बना, तो यहाँ पे वर्ड आता है एनोलेज, समझा? और यहाँ पे चूंकि एटीपी बनेगा, फिर से याद रखना है, मैंने कहा ना मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे हम फिर से लिखने जा रहे हैं, हाँ एटीपी बना, एटीपी बना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई है, एटीपी बन गया, एटीपी बन गया, ठीक है, एटीपी बन गया। एटीपी बना किससे भाई, तो एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ा, लेकिन कहाँ से आया भाई, तो यहाँ से आया, यहाँ से आया फॉस्फोएनोल पायरुवेट, कहाँ से आया, फॉस्फोएनोल। तो यहाँ पे आप एनोलेज लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, एनोलेज लिख सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, क्या लिखेंगे यहाँ पे, हाँ अब देखो इंटरेस्टिंग क्या हो गया यहाँ पे, पायरुविक एसिड मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, समझा? तो पायरुविक एसिड काइनेज हो जाएगा, समझा? पायरुवेट काइनेज क्या हो गया, पायरुवेट काइनेज, समझा? हाँ जरा चेक करो इसे, पायरुवेट काइनेज है, देखो मेंशन है एनसीईआरटी में, नहीं है, हाँ तो ये हो जाएगा काइनेज, ठीक है। तो ये ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट हो गई, समझा? ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट हो गई। देखो लास्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हाँ लास्ट रिएक्शन क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। जैसे जनरली एक छोटा सा एग्जांपल सुनो, हम लोग किसी के घर जाते हैं, या घर को पहचाना जाता है कैसे भाई, तो बाप के नाम, है ना, है ना, किसी के घर पे पहचाना जाता है किसके नाम पे, बाप के नाम पे, दैट्स रियली ग्रेट, ओके फाइन, है ना, इसमें कोई इशू नहीं है। इसीलिए हम लोग सबसे पहले सबस्ट्रेट था उसी के नाम पे दे देते थे इंसान का नाम, सारा इसी किया हमने, ठीक है। लास्ट में ऐसा किया कि नहीं बेटे के नाम पे, बाप तो ये था ना, बेटा ये, ठीक है, मान लो, ठीक है। तो कहता है क्या, समटाइम्स इट हैपेंड दैट, समटाइम्स, जैसे अब तो तेंदुलकर का बेटा भी हो गया, लेकिन तेंदुलकर जब बाप था, ठीक है, तो तेंदुलकर से घर जाना जाता होगा या उसके बाप के, तेंदुलकर के नाम से जाना, तो समटाइम्स इट हैपेंड, समझा? समटाइम्स इट हैपेंड कि बेटे ने कुछ बहुत ज्यादा जबरदस्त कमाल कर दिया, तो बेटा से फेमस है वो घर, क्लियर है? चलो अब देखो इसका रिजल्ट क्या हुआ, कितने एटीपी बने बोलो भाई, कितने एटीपी बने, देखो 2 दिख रहे हैं आपको, एक और एक लाल लाल बहुत प्यारा लगता है ना, तो दो ही एटीपी दिख रहे हैं ना, तो हमने 4 कैसे कह दिया, वो 4 कह रहा, हाँ ये देखो यहाँ ढप है ना, हाँ ढप भी जाए ना, कहे कि नहीं हम भी तुम्हारी शक्ल आ जाते हैं, फिर से सेम रिपीट करते हैं, क्लियर है ना? हाँ तो ये कहानी कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसको हम लोग कहेंगे इन्फ्लुएंसेस, लिख लेते हैं इन्फ्लुएंसेस, है ना, या इसका कंक्लूजन अगर कहें इन्फ्लुएंस, क्या भाई कितना बना टोटल, 4 एटीपी, 4 एटीपी, नेट एटीपी कितना है, 2 एटीपी, और क्या कहोगे, हाँ NADH कितना है, 2 NADH है ना, 2 NADH है, ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड हो गया, एनर्जी रिच कंपाउंड है ना, और 2 पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड, क्योंकि पायरुविक एसिड में एनर्जी है, अभी खत्म नहीं हुई कहानी, समझ गए? हाँ पहला स्टेप खत्म हुआ है, तो ये ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लिया हमने। पायरुविक एसिड या पायरुवेट, है ना, क्या बोलेंगे इसको, पायरुवेट, आयनिक फॉर्म देगा सॉल्यूशन में, क्या रहता है, पायरुवेट, पायरुवेट, ओके फाइन। अब हम लोग देखने जा रहे हैं लिंक रिएक्शन, ग्लाइकोलाइसिस हो गया भाई, लिंक रिएक्शन, हाँ इधर देखोगे थोड़ा सा, यहाँ पे बताओ मुझे, ये देखो, हाँ ये देखो, ये जो है सेल, ये सेल मैंने किसकी बनाई, कोई भी यूकैरियोटिक सेल, यू से एनी यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल समझ रहे हैं आप, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमैलिया, एनी यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है ना। हाँ अब बैक्टीरिया मोनेरा की अगर बात करेंगे तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, वहां पे क्या होता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पे मेसोसोम होता है, क्लियर है ना, राइट। अब देखो यहाँ पे, ये जो आपने कहा कि सर पायरुविक एसिड बना है, कहाँ बना है ना,
ठीक है, पायरुविक एसिड, देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया, सपोज करो ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पायरुविक एसिड यहाँ पे बना, ठीक है, पायरुविक एसिड यहाँ पे बना है, और क्या बना भाई, हाँ, तो पायरुविक एसिड बना ये, ठीक है। अब इसको अंदर जाना, देखो डिफ्यूज करके जाना, हाँ, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जब इसका डिफ्यूजन होगा तो इसको ले जाने के लिए डिफ्यूजन हो रहा है, लेकिन एनर्जी चाहिए उसको, मतलब डिफ्यूजन नहीं है, एक्टिवेटेड ट्रांसपोर्टेशन, यस, एटीपी कंजम्पशन होता है जो आपको नहीं पढ़ाया जाता। पायरुविक एसिड को अंदर ले जाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, तब ना लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल चलेगी। तो ये जो ग्लाइकोलिसिस पढ़ा आपने, कहाँ पे हो रहा था, यस, ग्लाइकोलिसिस यहाँ पे हो रहा था, ग्लाइकोलिसिस यहाँ पे हो रहा था, समझा। अब यहाँ पे होने वाली बात है, तो पायरुविक एसिड को ट्रांसफर होना ना, पायरुविक एसिड को क्या होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए अंदर, क्लियर है, हाँ, दैट विल आल्सो रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ओके फाइन। देखो हम लोग पायरुविक एसिड देख रहे थे, हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग पायरुविक एसिड, ठीक है ना, इसके साथ कोएंजाइम ए लगता है, हाँ, ये कोएंजाइम ए बोलेंगे, ठीक है ना, कोएंजाइम ए, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना, और क्या क्या लगेंगे, सुनो, यहाँ पे जो है थायमीन पायरोफॉस्फेट बोलेंगे, थायमीन पायरोफॉस्फेट, समझा। उसके बाद बोलेंगे लिपोइक एसिड, NADH भी लिख दे रहे हैं, हाँ, NAD भी, लिपोइक एसिड, लिपोइक 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 एसिड, मैग्नीशियम आयन, इन सब को मिला करके पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, एंजाइम का नाम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले इंपॉर्टेंट था, पहले आता था, ठीक है ना, हाँ, अब बनाता है ये एसिटाइल कोएंजाइम, और साथ में NADH, और साथ में CO2 गैस, और ATP, नो ATP। देखो यार, पायरुविक एसिड में 3 कार्बन थे, कोएंजाइम ए है, ठीक है ना, इससे कोलिस कर गया, कोलिस करना मतलब एक वर्ड याद कर लो, कोलिस, कोलिस का मतलब क्या होता है कि आपस में जुड़ गए, मिक्स हो गए, ऐसा मिक्स हुए कि वो एक ही अलग चीज बन गए, और फिर बाद में स्प्लिट कर गए, टूट गए, तो एकदम अलग चीज बन गए। ये देखो यार, एसिटाइल कोएंजाइम है CH3CO, ठीक है, और यहाँ पे CO2 गैस निकल गई। देखो यार, ये दोनों मॉलिक्यूल अलग थे और ये दोनों मॉलिक्यूल भी अलग है, इसीलिए वर्ड कॉलिस वर्ड यूज करते हैं हम लोग, कॉलिस, हाँ, एक होता है एग्रीगेट, जस्ट जमा हो गए, कॉलिस समा गए, और टूटा तो अलग हो गए, दो अलग चीज, समझ गए, यस। ये है लिंक रिएक्शन, वेयर डज इट हैपन, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, कहां पे हो रहा है ये, माइटोकॉन्ड्रियल है, हाँ, मैट्रिक्स, लिंक रिएक्शन, देख लो, लिख लो जल्दी से। अब इंटरेस्टिंगली आप देखोगे कि इसमें क्या निकल रहा है भाई, NADH और CO2, NADH और CO2। लिंक रिएक्शन क्यों कहते हैं, लिंक रिएक्शन चूंकि ये क्रेब्स साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन और ग्लाइकोलिसिस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये रिएक्शन ये जो है उनके बीच में है और जरूरी था, समझा, और यही दोनों को कनेक्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लिंक रिएक्शन, ठीक है। अब एक छोटा सा पॉइंट है वो हम मेंशन करेंगे बस, ये ग्लूकोज था, ग्लूकोज मॉलिक्यूल था, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है आया, बना क्या भाई, पायरुविक एसिड, क्या बन गया, पायरुविक एसिड बन गया, पायरुवेट कहेंगे या पायरुविक एसिड कहेंगे, 2 पायरुविक एसिड हो गया, क्लियर है ना। इसी दरमियान में यहाँ पे आपको ये क्या नाम है, 2 ATP यूज हुआ, है ना, हाँ, तो 2 ATP यूज किया गया, यूज हुआ शुरू में 2 ATP, ठीक है, 2 ATP यूज हुआ, तो यहाँ पे बना कितना भाई, 2 ADP बन गया, ये लॉस हुआ, ठीक है ना, लॉस हुआ, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि नहीं, ये बना भी हमारे पास बना भी, क्या बना भाई, ठीक है, यहाँ पे हमने जो बना वो कहेंगे 4 ADP से 4 ATP बना,
और साथ में हाँ 2 NAD से 2 NADH बना, यही तो रिजल्ट था ना। हाँ यही रिजल्ट था। लास्ट में लिखते हैं, सॉरी हमने जनरली लिख दिया H प्लस पहले लिख दिया, लास्ट में H प्लस लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 NADH प्लस H प्लस आयन बना। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो इंटरेस्टिंगली ये पायरुविक एसिड, ये पायरुविक एसिड कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा। तो अभी अभी जो आपने पढ़ा लिंक रिएक्शन, तो ये देखो एक ऑप्शन ये है कि लिंक रिएक्शन में चला जाए पायरुविक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम ये बना दे। बोलो समझ गए, लिंक रिएक्शन था, इसी में बना था क्या भाई, इसी में क्या बना था, CO2 गैस निकली थी। और इंटरेस्टिंगली देखो इसी में NADH2 बना था, समझ गए, जिसको हम NADH प्लस H प्लस आयन लिखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन कम पाया गया इंटरेस्टिंगली। लेकिन ये कंडीशन थी एरोबिक, ये कंडीशन क्या थी, एरोबिक, यानी ऐसा होगा जब एरोबिक होगा तो कंडीशन, यानी हम लोग अगर सांस ले रहे हैं तब ये है, अगर एरोबिक नहीं है, अगर एरोबिक नहीं है तो मामला अलग हो गया, समझा। यहां पे क्या होगा, इथाइल अल्कोहल बनेगा, क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल, हाँ इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 गैस निकले, समझा। लेकिन देखो यहाँ NADH बन रहा था, यहाँ पे यूज हो जाएगा, यहाँ पे NADH यूज हो जाएगा, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे NAD बन रहा है, यूटिलाइज हो गया। देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करो इसको, कि यहाँ पे NADH यूज हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, यूज हो गया, यहाँ पे ये रिलीज हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, ये रिलीज हुआ, यहाँ पे यूज हो गया, यहाँ पे रिजल्ट क्या है, NAD बन गया, इथाइल अल्कोहल एंड CO2 गैस। यही जो है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन कहलाता है, समझा। और हम लोग अगर बहुत ज्यादा मूवमेंट करते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, सपोज करो, ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन का डिमांड फुलफिल नहीं होता तो हमारे मसल्स टिश्यू भी जो है ना वो एनाएरोबिकली रेस्पायर करते हैं, उसको भी हम लोग कहेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, समझा। हाँ लैक्टिक एसिड, वहां पे क्या होगा, वहां पे भी ऐसे ही होगा कि एक तीसरा और फॉर्म आ रहा है, यहाँ पे बन रहा है क्या, लैक्टिक एसिड, एनाएरोबिक कंडीशन में ये भी होगा, लैक्टिक एसिड भी बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी यूज होता है क्या भाई, तो NADH, समझा, NADH यूज हो जाता है, NADH प्लस H प्लस आयन यूज हो जाता है, NAD बनता है, ठीक है, NAD बनता है। तो ये दोनों इंटरेस्टिंग पॉइंट हो गया, ये दोनों इंटरेस्टिंग पॉइंट हो गया। देखो अगर एनाएरोबिक कंडीशन कहें या फर्मेंटेशन कहें तो यहाँ NADH यूज होगा और एरोबिक में NADH रिलीज होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, NADH जो है ना क्या हो रहा है बताओ, यूज हो रहा है, यूज्ड, समझा। यहाँ पे NADH क्या हो रहा है बताओ, यूज्ड हो रहा है, यूज्ड यूज्ड। और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलीज, रिलीज, समझा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समझा, ये रिलीज हो गया, ये रिलीज, ठीक है। तो ये चीज जो है ना इसको हम लोग फर्मेंटेशन या एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, फर्मेंटेशन या एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। हाँ ये फर्मेंटेशन है, फर्मेंटेशन, ये जो शराब बनती है ना, वाइन इंडस्ट्री, हाँ ठीक है, ब्रीविंग ब्रीविंग इंडस्ट्री है ना, हाँ बिवरेज, ब्रीविंग, हाँ ब्रीविंग इंडस्ट्री जो है ना वो यही है फर्मेंटेशन, ठीक है। और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है ये, और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ओके, थैंक यू।